मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की क्लास में आज मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पर पिछले लेक्चर में आई वॉज डिस्कसिंग विथ यू अबाउट द चैप्टर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया था राजनीतिक आधुनिकीकरण के विषय में, एंड इन दैट रिस्पेक्ट आई हैड डिस्कस्ड विद यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन. I had taken up the views of various scholars on this topic. अर्थात विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में क्या कहा है उनके बारे में कुछ हमने आपसे बात करी थी। साथ ही साथ आधुनिकीकरण और राजनीतिक आधुनिकीकरण ये दोनों चीजें क्या है इसके बारे में भी हमने आपसे बात किया था। Just to recap what I had said in my last lecture, or just to remind you once again, what is modernization? What is modernization? अर्थात आधुनिकीकरण हम किसे कहेंगे? तो कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कहा कि देखिए आधुनिकीकरण को जब हम के संदर्भ में बात करेंगे तो इसका तात्पर्य कई सारी चीजों को आप संदर्भ में लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोइंग लिटरेसी, फॉर एग्जाम्पल द ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग पीपल, for example the greater flow of information in the society. These are all the indicators of a modernized society. अर्थात आधुनिक समाजों की ये पहचान है। अर्थात हम आधुनिक किन आधार पर कहेंगे ये समाज आधुनिक है? अगर किसी समाज में औद्योगिकरण नहीं हो रहा है, अगर वहाँ शहरों के ऊपर काम नहीं हो रहा है, शहर अच्छे नहीं बनाए जा रहे हैं, अगर वही परंपरावादी समाज है, गांव है जहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है, यह समाज में जनता के पास सूचनाएं नहीं है, तो क्या हम इसको एक आधुनिकीकरण मानेंगे? ऐसे समाज को क्या हम आधुनिक मानेंगे? No, we cannot consider such a society as a modern society. So there are certain indicators which on the basis of which a society is evaluated on whether it is a modernized society or not, whether there is an element of modernization in that society or not. हमने कल एसपी वर्मा के बारे में भी बताया था, जो भारतीय विद्वान हैं इस संदर्भ में। उन्होंने 5 स्तर पर इस बारे में बात किया है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया 5 स्तरों पर होती है, और वो 5 स्तर जैसे हमने बताया था, एट द साइकोलॉजिकल लेवल, एट द इंटेलेक्चुअल लेवल, एट द सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल एंड द पॉलिटिकल लेवल, है ना। तो 5 स्तरों पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समानांतर रूप से चला करती है। क्लॉड वेल उसने एक बहुत अच्छी परिभाषा दिया, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। वहाँ मॉडर्नाइजेशन क्या है? क्लॉड वेल एक अमेरिकन विचारक है, वो कहता है कि that is the rational use of resources is called as modernization. The rational use of resources whose aim is to bring about development or progress in the society will be called as modernization. अर्थात ऐसी वो प्रक्रिया जहाँ पर किसी समाज के या किसी देश के संसाधन का औचित्यपूर्ण प्रयोग होता है और उसका प्रयोग प्रगतिशील होता है, तो ऐसे समाज को हम आधुनिकीकरण वाला समाज कहलाएंगे या आधुनिक समाज कहलाएंगे। अर्थात जहाँ के जो संसाधन हैं, संसाधन में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी भाई, आपका नेचुरल रिसोर्सेज भी आ जाएगा, आपका मिनरल रिसोर्सेज भी आ जाएगा, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाएगा। तो अर्थात यदि व्यक्तियों को इस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो आगे चलकर समाज में, राष्ट्र में योगदान दे रहे हैं, या प्राकृतिक जो संसाधन है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज है, मिनरल्स हैं, ऑयल है, अगर हम उसका हम सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय संवर्धन के लिए कर रहे हैं, तो ये सब आधुनिकीकरण के अंतर्गत आएगा। ये क्लॉड वेल ने कहा था। अच्छा, अब देखिए बात करते हैं एडवर्ड शिल्स का क्या मानना है ना। एडवर्ड शिल्स, ही इज अ वेरी लीडिंग स्कॉलर ऑन द सब्जेक्ट। एडवर्ड शिल्स अगेन ही इज एन अमेरिकन थिंकर। तो एडवर्ड शिल्स का ये मानना है कि उसने तीसरी दुनिया के अनेक देशों का अध्ययन किया, बड़ी गहनता से उसने अध्ययन किया है, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचा है कि दैट पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इज बेसिकली लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट। देखिए कितनी अच्छी उसने बात कही है, दैट
पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इज द लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट, या केवल पॉलिटिकल नहीं, मॉडर्नाइजेशन इज लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट, अर्थात आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण से मुक्ति का नाम है। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण से मुक्ति का नाम है। अब देखिए वो ऐसा क्यों कह रहा है, वाई इज ही सेइंग सो? ही इज सेइंग सो बिकॉज ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1950s, 60s एंड 70s, 1950 से लेकर 1970 के दशकों तक बहुत सारे तीसरी दुनिया के देश जो अभी तक गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए थे, अब वो स्वतंत्र होने लगे। Many of the countries of Asia, Africa, Latin America, who had been under the yoke of slavery for years together, and it won't be surprising if I say for centuries together, who had been reeling under slavery for such a long time, they gained independence during the decade of 1950s and 60s. That is with the establishment of the United Nations. अच्छा, अब देखिए जब ये लोग स्वतंत्र हुए तो इनके देश में एक बहुत पॉपुलर फीलिंग थी कि वी हैव टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। ये क्या भारत में नहीं था? द सेम वॉज केस विद इंडिया एज वेल। आवर फ्रीडम फाइटर्स टू वर वेरी मच कंसर्न्ड एंड कॉन्शियस टू गेट फ्री ऑफ द कॉलोनियल रूल, कि औपनिवेशिक शासन से हमको मुक्ति मिले। तो हम ज़्यादा दूर ना जाकर हम अपने ही देश को देखें तो जो एडवर्ड शिल्स कहता है कि दैट लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट इज वन ऑफ द डोमिनेंट टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, अर्थात कोई देश आधुनिक है कि नहीं वो ये कहता है। वो तीसरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, वो हमारे यानी पश्चिमी देशों के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा है। He is trying to popularize what the general feeling or what the general sentiments are in the third world countries. तीसरी दुनिया के देशों में क्या पॉपुलर फीलिंग्स हैं, और वो इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा है, ये पहुंचता है कि तीसरी दुनिया के लोग ये समझने लगे हैं कि जब तक हम पश्चिम के गुलामी में रहेंगे, till the time we are under the domination of foreign rule, तब तक there is no modernization for us. तब तक हमारे यहाँ कोई भी, जब स्वतंत्रता नहीं होगी तो कहाँ से आधुनिकता होगी। तो इसलिए कहता है वो कि ये पाश्चात्य ये जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जिसे वो कहता है नवोदित देश, है ना, जिसे कहता है न्यूली एमर्ज कंट्रीज या न्यूली एमर्जिंग कंट्रीज, जो 50, 60 और 70 के दशक में जो नए नए देश स्वतंत्र होकर सामने आए उनको कहा गया न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज, या और जो बाद में आए कुछ देश ऐसे भी हैं बाद में आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी कंट्रीज। न्यूली इमर्जिंग कंट्रीज है ये, उसी तरह से कंटेम्प्रेरी इमर्जिंग सोसाइटीज, कंटेम्प्रेरी इमर्जिंग नेशंस, है ना, समकालीन राज्य, यानी जो अभी कुछ वर्षों पहले या कुछ दशकों पहले जो अभी स्वतंत्र हुए, मुक्त हुए। तो इसलिए वो मानता है कि मॉडर्नाइजेशन का अगर हम तीसरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम आकलन करें तो ये कहेगा, तो कहता है कि कहा जाएगा दैट लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट इज अ साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि जब तक पश्चिमी देशों का शासन था, हमारे यहाँ भी गुलामी का दौर चल रहा था, हम लोग कहाँ मॉडर्नाइज थे? सब कुछ तो ब्रिटेन अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था, अपने हितों की पूर्ति के लिए कर रहा था, इसलिए वी टू वर नॉट मॉडर्नाइज्ड, है ना। तो इसलिए पहली कंडीशन ये बनती है एडवर्ड शिल्स के अनुसार कि स्वतंत्र होना चाहिए, और स्वतंत्रता के पश्चात ही आधुनिक होने की बात सोची जा सकती है या करी जा सकती है। फिर दूसरी बात, डिपेंडेंस ऑन वेस्ट शुड बी मिनिमाइज फॉर मॉडर्नाइजेशन। एडवर्ड शिल्स कहता है कि तीसरी दुनिया में जो एक पर्सपेक्टिव है एक और, कि हमें पश्चिम पर कम से कम निर्भर होना होगा, दैट वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉरेन रूल और ऑफ द फॉरेन डिपेंडेंस अप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अधिक से अधिक सीमा तक हमको पश्चिम के से निर्भरता से हमें दूर रहना होगा, यानी जितना हम ज़्यादा उन पर आधारित रहेंगे, आश्रित रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा अस्तित्व संकट में पड़ता जाएगा और हम आधुनिकता से बहुत दूर होते चले जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पर वो कहता है कि दैट लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट इज अ श्योर साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, he again says that minimization of dependence on the west is another you can say symptom of modernization, कि पश्चिम पर निर्भरता कम से कम हो, ये हमारे लिए ये एक और आधुनिकता का एक और प्रमाण है।
अच्छा, अब देखिए जब एडवर्ड शिल्स ये कहता है लेकिन तो यहाँ पर एक बात वो और जोड़ता है, कहता है लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है, देयर इज सम टाइप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन फाउंड हियर एंड द कॉन्ट्रडिक्शन इज दैट while the third world countries they call for liberation from the west or minimization on the west, minimization of dependence on the west, on the other hand they try to imitate the west। जहाँ पर वो कहता है हमें पश्चिम से मुक्ति मिले, पश्चिम पर कम से कम निर्भरता हो या न्यूनतम हो, वहीं पर वो दूसरी तरफ वो पश्चिम की नकल भी कर रहे हैं, पश्चिम की नकल कर रहे हैं। दे आर इमिटेटिंग, दे आर कॉपिंग द वेस्टर्न कंट्रीज। यानी क्या, जैसे उनके पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या उनका प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, या उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, या समाज के जो अन्य जो संस्थाएं हैं, द अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी और द नेशन, दैट इज ऑल देयर। फॉर एग्जाम्पल अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, संविधान हो, संसद हो, या शासन की प्रणाली हो, या लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, या शासन की पद्धति हो, एनीथिंग whatever is there in the countries of the third world countries that is taken from the west, वो सब उन्होंने पश्चिम से लिया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि liberation from the west, in fact they are still very much dependent on the west, they have borrowed ideas from the west। उन्होंने पश्चिम से वो विचार लिए हैं, पश्चिम की संस्थाएं लिया हैं, पश्चिम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ इज अ मोस्ट सॉट आफ्टर कंसेप्ट, सेक्युलरिज्म अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोशन that has been copied by the third world countries from the western countries। इसलिए कहते हैं ये कि ये बात जो कही जाती है वो तो ठीक है, पश्चिम से मुक्ति मिले, लेकिन वास्तव में अभी भी पश्चिम पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ड शिल्स एक क्वेश्चन करता है, he draws a line of distinction here। he says that when it is said that liberation from the west, it means they want independence from the west, they want their own freedom, they want political freedom from the west, they want territorial integrity for themselves। वो राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता चाहते हैं, वो राजनीतिक संप्रभुता चाहते हैं, वो क्षेत्रीय अखंडता चाहते हैं। they do not want that the foreign powers should be administering them or should be governing them। वो ये नहीं चाहते हैं कि पाश्चात्य देशों की शासन व्यवस्थाएं उन पर शासन करे, कोई पश्चिमी देश उस पर शासन करे। इसलिए दे वांट द आउस्टर ऑफ दोज कंट्रीज फ्रॉम देयर कंट्रीज। इसलिए वो पश्चिम के देशों को या गुलाम जो जिन्होंने गुलाम बनाया हुआ उन देशों को अपने देश से बाहर करना चाहते हैं। तो इन अर्थों में वो कहते हैं लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट, इन दिस सेंस इट इज अ लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट एंड सिमिलर इज द डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट। इसी तरह से है कि पाश्चात्य देशों पर कम से कम हम आधारित हों या निर्भर हों, अर्थात चाहे वो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारे समाज की अन्य चीज़ें हों, सब पर वो कहता है कि इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल दैट वी मस्ट ग्रो आवर ओन कैपेसिटीज़। यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दे वांट टू ग्रो देयर ओन कैपेसिटीज़। तीसरी दुनिया के देश अपने 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 सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी योग्यता को, अपने मेरिट को बढ़ाना चाहते हैं। और देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे सामने जो एल्जियर्स डिक्लेरेशन हुआ था इन द ईयर अराउंड आई थिंक 1976 और समथिंग। एल्जियर्स डिक्लेरेशन, अल्जीरिया की राजधानी है एल्जियर्स, और यहाँ पर 1976 में एक मानवाधिकार वो डिक्लेरेशन किया गया था। दिस डिक्लेरेशन वाज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों से संबंधित एक घोषणा करी गई थी। और देखिए उस घोषणा में करी गई थी, उसमें स्पष्ट किया था हमारे लिए मानवाधिकार क्या है। उन्होंने कहा था हमारे लिए मानवाधिकार क्या है, दैट इज़ द राइट टू डेवलपमेंट, अर्थात विकास का अधिकार हमको चाहिए। अल्जीरिया इज़ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो वहाँ पर उन्होंने जो मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था उसमें कुछ मांगे उठाई थी, और पहली मांग जैसे थी द राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार हमें मिले। द राइट टू आवर सॉवरेंटी, अर्थात हमें हमारी संप्रभुता का अधिकार होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि आपने हमको कह दिया आप स्वतंत्र है, संप्रभु हो, लेकिन पाश्चात्य देशों का अगर नियंत्रण आप पर बना हुआ है तो आप कहाँ से संप्रभु रह जाएंगे। यू वोंट एवर रिमेन अ सॉवरेन कंट्री if you are governed by the dictates or by the pressure tactics of the western countries। पाश्चात्य देशों के अगर दबाव में आप काम कर रहे हैं तो you are no more sovereign,
नाम के लिए हैं केवल आप, अदरवाइज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर अ सब्जुगेटेड नेशन। इसलिए कहा था द राइट ओवर आवर ओन सॉवरेंटी, द राइट ओवर आवर नेचुरल रिसोर्सेस। उन्होंने कहा हमारी प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी अपना पकड़ होना चाहिए, हमारा अपना स्वामित्व होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा दिस इज अ ट्रू, यू कैन से दिस इज अ ट्रू कैरेक्टर ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट। अर्थात वो कहता है कि तीसरी दुनिया के देश कहते हैं कि वास्तव में जो मिनिमम डिपेंडेंस होगी वेस्ट पर वो तभी हो पाएगी जब हम इस तरीके की चीज़ों को हम इसकी मांग करें। हमारी स्वायत्ता का सम्मान होना चाहिए, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, हमारी अपना विकास का अधिकार होना चाहिए, हमारा अपना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू कॉपी और एप द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट्स, है ना। तो द राइट अगेंस्ट अपार्थाइड, द राइट अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, द राइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म, उसने कहा ये बहुत सारी इस तरह का अधिकार है जो हम ये चाहते हैं। तो इसलिए जो एडवर्ड शिल्स कहता है कि वो भौतिक रूप से वो फिजिकली दे वांट टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेस्ट, लेकिन वो साथ साथ जो अलग होने की जो प्रक्रिया है जिसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, साथ साथ उन्होंने कहा कि उनकी वो डिमांड्स भी हैं और ये आधुनिकता की पहचान है। क्या था, तीसरी दुनिया के देश, नवोदित राज्य अगर इस तरह की वो डिमांड्स कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर मूविंग ऑन द रोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। वो आधुनिकीकरण के रास्ते पर चल रहे हैं और इस तरह की मांगों का वो समर्थन करते हैं और अपने लिए भी वो मांग कर रहे हैं, है ना। सो दीज आर द व्यूज ऑफ एडवर्ड शिल्स। लेकिन अब एडवर्ड शिल्स यहाँ पर ये भी कहता है कि दैट एवरी चेंज इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। जैसे अभी हमने बताया था आपको, क्लॉड वेल ने भी कहा है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं, प्रगतिशील जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम कहेंगे मॉडर्नाइजेशन। एडवर्ड शिल्स इसी बात का स्मरण कराता है दैट एवरी मॉडर्नाइजेशन इज दैट एवरी चेंज इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। अर्थात प्रत्येक प्रकार का बदलाव, प्रत्येक प्रकार का परिवर्तन ये आधुनिकीकरण नहीं कहला सकता है। कहता परिवर्तन तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अगर ऐसा परिवर्तन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके तानाशाही की ओर पुनः लौट जाता है तो दिस इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, इन मेनी ऑफ द कंट्रीज इन अराउंड आवर ओन कंट्री, हमारे अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क के आसपास देखे, नज़र दौड़ाएं, देन वी कैन सी दैट देयर आर मेनी कंट्रीज अराउंड अस who have gone backward on the plank of development, जिनके यहाँ डेमोक्रेसी जो थी, जैसी भी थी, जो भी डेमोक्रेसी थी, उस डेमोक्रेसी से वो पीछे हटते हुए दिखे हैं। किसी के यहाँ सैन्य तानाशाही लग गई, किसी के यहाँ वो धार्मिक शासन लग गया, किसी के यहाँ कुछ और प्रकार की समस्या आ गई। तो इस तरह से यदि एक स्थापित व्यवस्था अर्थात जनतांत्रिक व्यवस्था से पीछे अगर हम लौटते हैं तो वो भी तो बदलाव तो है ही है, लेकिन वो सकारात्मक बदलाव नहीं है। इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट इज़ नॉट लीडिंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। इसलिए एडवर्ड शिल्स ये बात कहता है, और जिसको क्लॉड वेल ने भी कहा था, दैट एवरी चेंज इज नॉट मॉडर्नाइजेशन। इन फैक्ट मेनी अ टाइम्स अ चेंज टेक्स प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड विच स्टार्ट्स अनडूइंग whatever modernization has been achieved in that country or in that nation। इस प्रकार के जो रेट्रोग्रेसिव जो स्टेप्स होते हैं वो पीछे ही ले जाती है पूरी व्यवस्था को। अच्छा, अब इसके बाद और भी बातें आती हैं यहाँ पर। यहाँ पर एडवर्ड शिल्स ने और अन्य विचारकों ने भी रेस किया है कि क्या इस डेमोक्रेसी अ साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, क्या इज डेमोक्रेसी अ साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन? क्या हम लोकतंत्र को हम आधुनिकीकरण कहेंगे? अच्छा देखिए, अगर इफ यू टेक डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हम ये कह सकते हैं तब दैट यस डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। इट प्रोवाइड्स अ बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नेंस और वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अर्थात लोकतंत्र शासन की प्रणालियों में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है और बहुत अच्छी शासन प्रणाली है। लेकिन हम एडवर्ड शिल्स कहता है और साथ साथ अन्य विचारक जैसा आइंस्टार्ट है कहता है, कोलमैन भी इसी बात को कहता है, ये लोग सब कहते हैं कि देखिए दैट डेमोक्रेसी इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। किसी के यहाँ सैन्य तानाशाही है, लेकिन उसके स्थान पर फिर
अगर लोकतंत्र स्थापित हो जाता है तो निश्चित रूप से ये आधुनिकता का प्रमाण है। लेकिन दे हैव रिजर्वेशन, वो कहते हैं, उनका संकोच इस बात पर कि हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं कि दैट डेमोक्रेसी इज अ सिनोनिम फॉर मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन इज अ सिनोनिम फॉर डेमोक्रेसी। कहता ये नहीं कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो आधुनिकीकरण का पर्याय है या आधुनिकीकरण लोकतंत्र का पर्याय है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। वाई? बिकॉज ही सेज दैट द इशू ऑफ डेवलपमेंट, though it is strongly addressed by democracy, but it is not the sole player of you can say of deliberations on democracy। कहता है एडवर्ड शिल से, कहता है कि देखिए जहाँ तक विकास की बात है, निश्चित रूप से विकास को लेकर लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा एक पहल होती है, एक बहुत बड़ा स्तंभ है। लोकतंत्र एक बहुत बड़ा स्तंभ है विकास को लाने में। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर इन इनिशिएटिंग, अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैक्टर इन इनिशिएटिंग डेवलपमेंट। बट ही सेज दैट डेवलपमेंट कैन नॉट ओनली एंड ओनली बी ब्रॉट अबाउट बाय डेमोक्रेसी। देयर आर अदर मेथड्स ऑफ, देयर आर अदर मीन्स ऑल्सो, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो। ही गिव्स एग्जाम्पल ऑफ चाइना। चाइना को लेकर लोग बड़े उत्साहित रहते हैं। कई बार हम कहते हैं कि चाइना इज अ मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, चाइना इज अ मॉडल ऑफ मॉडर्नाइजेशन। चाइना में तो इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया, इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई हैं, इतनी चमचमाती बिल्डिंग्स हो गई हैं, इतनी वाइड सड़कें हो गई हैं। एवरीथिंग दैट इज टू से इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो रोबस्ट, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो स्ट्रॉन्ग, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज सो एक्सटेंसिव that it can be compared to any of the Western countries, whether it is America, whether it is Canada, whether it is Australia, whether it is Germany, for that matter, any country of the West. So today it is rubbing shoulders with the Western world. तो इसलिए वो कहता है कि देखिए डेवलपमेंट को लेकर अगर हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज अ सॉर्ट ऑफ, इट इज अ गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स डेमोक्रेसी और दैट पेव्स वे फॉर डेमोक्रेसी, इट्स गुड, इट्स फाइन। बट ऑन दिस प्लैंक अलोन modernization and democracy cannot be mixed with each other. हम ये कह सकते हैं कि yes, democracy is a part of modernization. It is one of the aspects of modernization. It is not the synonym for modernization. अर्थात लोकतंत्र आधुनिकता का एक पर्याय है, एक पहलू है, लेकिन वो उसका आधुनिक ये लोकतंत्र आधुनिकता का एक एस्पेक्ट है, एक आयाम है, एक पक्ष है, लेकिन उसका पर्याय नहीं है। इट इज नॉट अ सिनोनिम। सो देयरफॉर दे कॉशन हियर, वो एक चेतावनी देते हैं, अलर्ट करते हैं कि देखिए इस तरह से मिक्सअप ना कर दिएगा हर तरह को। सो डेवलपमेंट इज गुड, इट इज ब्रॉट अबाउट बाय डेमोक्रेसी, and democracy is you can say a very efficient form of government, but again it is not a claimant to be called as a synonym for modernization, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये यहाँ पर चाइना एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करता है। और चाइना के अलावा और भी कहते हैं, इससे पहले जार हुआ करता था रशिया में, जार एम्पायर्स होते थे, अर्थात जो एम्परर्स होते थे, उनके जो शासक होते थे उनको जार कहते थे। और जार्स दे वर नो लेस देन डिक्टेटर्स। लेकिन जार्स के द्वारा, जारों ने, रशिया का जो ओल्ड एम्पायर था उसमें तो जार्स का बहुत बड़ा योगदान है। पीटर द जार आपने सुना होगा, एक बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ही यशस्वी उनका एक जार हुआ था, सम्राट हुआ था जिसका नाम था पीटर। और पीटर ने तो रशिया को शक्ति के एकदम शिखर तक पहुंचा दिया था। It facilitated the reach of Russia to the pinnacle of power and the pinnacle of glory. इसलिए कहता है कि इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि द डेमोक्रेसी it is just an aspect of political modernization, not the complete requirement, not a synonym, है ना। तो इसलिए ये सारी बात बता रहा है। एक बात यहाँ पर और वो बताता है कि that sometimes it is said that modernization is westernization. एडवर्ड शिल्स ये कहता है कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण का ही दूसरा नाम है। और देखिए कहने वाले इसमें जैसे कोलमैन है, लिप्सेट है। कोलमैन और लिप्सेट ये दो ऐसे विचारक है, कोलमैन एंड लिप्सेट, ये दो ऐसे विचारक है जिनका स्पष्ट रूप से मानना है कि दैट बेसिकली
वेस्टर्नाइजेशन इज मॉडर्नाइजेशन, कि वास्तव में कि जो पश्चिमीकरण ही आधुनिकीकरण है। तो यहाँ पर एडवर्ड शिल्स ही अगेन कॉशंस, एडवर्ड शिल्स ने फिर से कॉशन किया है, इन्होंने कहा नो दिस इज नॉट अ करेक्ट पर्सपेक्टिव। उसने कहा ऐसा नहीं है, उसने कहा कि दैट वेस्टर्नाइजेशन अगेन इज एन एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, कि अर्थात वेस्टर्न यानी पश्चिमीकरण को हम पर्यायवाची नहीं कह सकते हैं आधुनिकीकरण का। हाँ, उसके कुछ हम फीचर्स को जरूर हम कह सकते हैं, ये द सर्टन फीचर्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशंस दे कन्फॉर्म टू मॉडर्नाइजेशन, इनके कुछ जो तत्व हैं, कुछ विशेषताएं हैं, ये मॉडर्नाइजेशन से संबंधित हैं, है ना। और उसमें जैसे अभी हमने शुरू में बताया था, जैसे वेस्टर्न कल्चर है ना, जो पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति में आप जानते हैं कि लोगों को बहुत सारे मनोरंजन के बहुत सारे साधन उनके पास होते हैं। दे डांस, दे हियर म्यूजिक, है ना, दे एंजॉय देयर लाइव्स इन वेरियस वेज। तो अभी क्या हो रहा है, ये तीसरी दुनिया में भी ये प्रवृत्ति आ रही है। तो लेकिन ये इसका एक आपके लिए एक एस्पेक्ट है, पूरा समस्त वेस्टर्नाइजेशन ये नहीं है मॉडर्नाइजेशन, है ना। क्योंकि जैसे हमने कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन की जो खास बातें होती हैं, तीसरी दुनिया ने जो मॉडर्नाइजेशन का एक विकल्प रखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने बताया कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर वो स्वामित्व चाहते हैं, वो वास्तव में राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता की कामना करते हैं। ये नहीं कि दो दे आर फ्री, दो दे आर सॉवरन and they consider themselves as truly self-sufficient, ऐसा भी नहीं है। अर्थात वो जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से, इसलिए वो ट्रूली कहते हैं, ये वास्तविक अर्थों में वो स्वतंत्र होना चाहते हैं, वास्तविक रूप से वो अपनी संप्रभुता का उपभोग करना चाहते हैं, है ना। वो हर प्रकार के भेदभाव से, हर प्रकार के दबाव से मुक्त रहना चाहते हैं। उनके लिए ये मॉडर्नाइजेशन है। इसलिए अगर पश्चिम से उन्होंने कुछ उधार ले भी लिया है बाय वे ऑफ कल्चर, अब जानते हैं आप, इंटरनेट जैसे है, टेलीविजन है, रेडियो है, दीज आर ऑल कल्चरल इंडिकेटर्स ऑफ द वेस्ट, है ना। ये सब वेस्ट के पाश्चात्य जगत के ये एक सांस्कृतिक संकेत है, सांस्कृतिक संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं। तो निश्चित रूप से ये इन चीज़ों का प्रयोग तीसरी दुनिया में भी हो रहा है, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कुछ भी हो, यू नो इट वेरी वेल। सो बट इट कैनॉट बी इक्वेटेड, this process of this westernization cannot be equated with the process of modernization, है ना। तो ये इस बारे में वो हम लोग को बड़ा, ये आप कह लीजिए कि बड़ा आगाह कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू कॉशन अस कि देखिए आप ये सारी चीज़ों को आप मिक्सअप ना कर लीजिएगा। तो ये कुछ बातों को ध्यान रखने वाली है जो एडवर्ड शिल्स ने पॉइंट आउट किया है, बार बार उसे पॉइंट आउट किया है। तो दैट इज टू से अगेन कि दैट मॉडर्नाइजेशन इज लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट, ये उनका मानना है तीसरी दुनिया वालों का। एक पहली बात ये हो गई, मॉडर्नाइजेशन इज लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट। दूसरी बात कहते हैं मॉडर्नाइजेशन इज द मिनिमाइजेशन ऑफ डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट, ये दूसरी बात कहा है ना। मॉडर्नाइजेशन इज द मिनिमाइजेशन ऑफ डिपेंडेंस ऑन द वेस्ट, अर्थात पाश्चात्य देशों पर न्यूनतम निर्भरता हो, ये भी आधुनिकीकरण, ये तीसरी दुनिया के लोग मानते हैं। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि इस बात का वो खंडन करते हैं कि दैट वी डू नॉट I mean ape the Western culture or the westernization as modernization for ourselves, अर्थात हम लोग पाश्चात्यकरण को हम आधुनिकीकरण का मॉडल नहीं मानते हैं। और वो ये कहते हैं कि यद्यपि हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है, हमने आपके शासन की प्रणालियों को हमने ये समझ लिया है, हमने उसको कॉपी किया है अपने यहाँ, हमने आपके संविधान को पढ़ा और कुछ उसकी अच्छी बातों को वी हैव कॉपीड certain good points of the constitution in our country, we have incorporated several other things from your country, from your culture, but it doesn't mean that we have become that our modernization is something akin, it is something identical to the westernization, ये हम नहीं मानने को तैयार हैं। इसलिए वो एडवर्ड शिल्स ये क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थात जैसे देखिए बहुत सारे कुछ पाश्चात्य लोग ऐसे विद्वान हैं जो जिनमें हम कह सकते हैं वेस्टर्न बायसनेस रहती है, वेस्टर्न प्रेजुडिस्ट हैं, अर्थात पाश्चात्य देशों को लेकर बड़ा उनका झुकाव है, एक बड़ा उनका आप कह लें पक्षपातपूर्ण रवैया है। जैसे हमने कोलमैन और लिपसेट के बारे में बताया, बोथ दी स्कॉलर्स आई मीन दे कंसिडर दैट सिंस द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दे आर फॉलोइंग टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट द वेस्टर्न कंट्रीज, देयरफॉर
they cannot be said that they are not following westernization or the model of western development for their own model of modernization. इसलिए लोग कहते हैं ये नहीं कहा जा सकता कि जो पाश्चात्य देशों का विकास मॉडल है, विकास का प्रतिमान है, आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। आप भी वही काम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं। दिस वॉज सेड बाय लिप्सन एंड कोलमैन। लेकिन इस बात को एडवर्ड शिल्स स्वीकार नहीं करता है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही फिर अगली बात आती है, तो ये सब इसका कंसेप्चुअल ये एस्पेक्ट था, है ना। अब इसके बाद ये आती है एक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक बात होती है और दूसरा होती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है ना। एक होता है राजनीतिक आधुनिकीकरण और दूसरा एक विषय होता है राजनीतिक विकास। ऑल्दो आई वुड बी टेकिंग अप दिस चैप्टर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, बट इट इज आई थिंक रेलिवेंट टू डिस्कस हियर इन वेरी शॉर्ट, इन वेरी ब्रीफ, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय बोथ दीज टर्म्स। हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट से क्या समझते हैं। देखिए, विचारकों को लेकर ये बड़ा मतभेद है। मतभेद इस बात को लेकर है, हम स्पष्ट रूप से राजनीतिक आधुनिकीकरण किसको मानेंगे और स्पष्ट रूप से हम राजनीतिक विकास किसे मानेंगे, बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर वेरी सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। ये दोनों ये जो शब्द हैं दोनों बहुत ही हूबहू से सुनने वाले दिखते हैं, एकदम से लगभग वही पर्यायवाची दिखता है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, है ना। किसको हम आधुनिक कहेंगे, किसको विकास कहेंगे, दोनों तो एक ही श्रेणी के दोनों ही शब्द तो हैं। लेकिन एडवर्ड शिल्स ये कहता है, वो ये मानता है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, दैट वेयर मॉडर्नाइजेशन कम्स टू एन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिगिंस। यानी वेयर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कम्स टू एन एंड देयर पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिगिंस। जहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, वहां से राजनीतिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। So that means, or that amounts to saying that political modernization is smaller in its ambit as compared to political development, or we can say that political modernization is limited in scope whereas political development has a vast canvas. ये कहा जा सकता है, जैसे एडवर्ड शिल्स कहता है, where political modernization comes to an end there political development begins। अर्थात जहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, वहां से राजनीतिक विकास आरंभ हो जाता है, उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो इसका यहाँ ये भी तात्पर्य है कि क्या राजनीतिक आधुनिकीकरण एक सीमित प्रक्रिया है और राजनीतिक विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। ये एक क्वेश्चन इससे ये बनता है, उठता है। तो हाँ, बहुत सारे विचारक इस बात को मानते हैं। मेनी थिंकर्स they consider this thing as fact। और चाहे वो आमंड हो, चाहे कोलमैन हो, चाहे लिप्सिट हो, चाहे लुसियन पाई हो, ये सारे जो विचारक हैं ये सब मानते हैं कि ये बात सही है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक सकारात्मक पहल होती है और इसका ये बड़ा प्रभावशाली होती है, लेकिन इसकी जो पहुंच है वो इतनी व्यापक नहीं होती है जितना हम राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को लेकर कहते हैं। क्योंकि अधिकांश राजनीतिक आधुनिकीकरण ये माना जाता है, ये आधुनिकीकरण ये माना जाता है जो एडवर्ड शिल्स ने कहा था कि आप पश्चिम पर आप निर्भरता आपकी खत्म हो गई, पश्चिम से आप मुक्त हो गए, आपने पश्चिमी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना तो लिया लेकिन पूर्ण रूप से आपने उसको स्वीकार नहीं किया, अपनी भी बातें आपने कुछ रखा। इलेक्शन कमीशन को आपने स्वीकार किया वहाँ के, लेकिन हमने उसमें अपनी बातें भी कुछ रख दिया। हमने उनकी जुडिशियल सिस्टम को स्वीकार किया लेकिन अपनी बातों भी कुछ समावेश कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जहाँ पर आपकी जो अपने देश की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जब वो ग्रो करना शुरू हो जाती हैं, जब उनमें कुछ स्थिरता या स्थायित्व आ जाती है, व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग देयर स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जब वो अपने बचपन की शैशवा अवस्था में धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर आने लगती हैं, वैसे वैसे क्या होता है, वो राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल द वीकनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी, उदाहरण के लिए जो परंपरागत सत्ता के स्रोत होते हैं, हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जैसे कबीलाइयों का वंश होता है, कबीलाई शक्ति होती है, करिश्मेटिक लीडरशिप होती है ना, या राजतंत्र पहले हुआ करता था, मोनार्की होती थी, या ओलिगार्की होती थी, यानी जिसे आपका अरिस्टोक्रेसी होती थी, कुलीन तंत्र होता था। ये सब पहले ये प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी, ये परंपरागत से चली आ रही थी, इनका कोई विशेष वैधानिक आधार नहीं होता था। देयर वॉजंट एनी काइंड ऑफ लीगल बेस टू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन फिर भी ये क्या था, दे वर एक्सेप्टेड नॉर्म।
लेकिन कहता है जब हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ तात्पर्य होगा कि धीरे धीरे ये जो परंपरागत ये जो सत्ता के स्रोत थे ये निर्बल पड़ते जाएं, दैट इज देयर द कॉन्स्टेंट वीकनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी इज अ श्योर साइन, इज अ श्योर इंडिकेशन ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। क्योंकि अगर पुरानी या परंपरावादी जो संस्थाएं चल रही थी अगर आज भी वो चलती रहेंगी, कबीलों का वंश या कबीला जो सरदार होता था, करिश्मेटिक लीडरशिप होता था 21वीं शताब्दी में, अगर आज भी हम इसको चलाएंगे तो हम कभी नहीं कह सकते हैं वी हैव बिकम पॉलिटिकली मॉडर्नाइज। हम राजनीतिक रूप से हम कैसे कहेंगे हम आधुनिक हो गए हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया है वो आरंभ होती है, अर्थात परंपराओं को तोड़ने से आरंभ होती है। कौन सी परंपराएं? यानी जो अनसब्सटैंशिएटेड कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशंस और कस्टम्स बेस्ड नॉट ऑन रेशनैलिटी विच आर बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ करिश्मा। ऐसी परंपरावादी सत्ताओं को निर्बल करना जो किसी वैधानिक आधार पर स्थापित नहीं होती हैं, जो किसी विवेक सम्मत आधार पर स्थापित नहीं होती हैं, ऐसी सत्ताओं को धीरे धीरे वीकन करते जाना और उनको रिप्लेस किया जाना आधुनिक राजनीतिक संरचनाओं से। That is, modern political structure should gradually substitute the traditional sources of authority, the traditional sources of power. It is an indication of political modernization. तो करिश्माइयों का कार्यकाल समाप्त हो गया, आदिवासियों की जो एक सेंस ऑफ गवर्नेंस था, आज 21वीं शताब्दी में उसको स्वीकार हम लोग नहीं करते हैं, राजतंत्र को स्वीकार नहीं करते, कुलीन तंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं। उसके स्थान पर हम आजकल नई शासन व्यवस्थाएं आने लगी हैं, जैसे कहा कि ये लोकतंत्र आ रहा है, संसदीय शासन प्रणालियाँ, अध्यक्षीय शासन प्रणालियाँ। तो ये सब क्या है? दिस इज अ साइन ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, है ना। तो इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं कि अगर हमने बाहर से लिया है, अमेरिका इंग्लैंड से सारी व्यवस्थाएं ली हैं, तो ये प्योरली हम कह लें हमारा मॉडर्नाइजेशन उनके मॉडल पर है। हमने हमारे यहाँ भी देखिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, यू नो इट वेरी वेल। वी हैव ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड पार्लियामेंट्री मॉडल from Britain, as well as we have taken certain presidential features from America। लेकिन कुछ ही नहीं है, हमने उसको टोटल कॉपी नहीं किया है। भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया, and this is how they have come to establish a political system that is that resembles the Western political system, but at the same time it has its own indigenous characteristics। तो इसलिए जो एडवर्ड शिल्स ने कहा था, आप इसको ना समझिए कि पाश्चात्य देशों से आपने कुछ उधार ले लिया तो वो आप लोग मानने लगे, कोलमैन को लिपसेट को कह रहा आप मानने लगे कि हाँ पाश्चात्यकरण ही आधुनिकीकरण। वो इस थीसिस को खारिज करता है एडवर्ड शिल्स, है ना। तो इसलिए वी हैव टू रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। और पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हम इसको कहते हैं कि जब हम आरंभ करते हैं अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं को सुधारना, when we start improving our political structures, our ways of governance, political governance को जब सुधारने की यात्रा आरंभ होती है, राजनीतिक संरचनाओं को सुधारने की यात्रा आरंभ होती है, जब उसमें सुधार स्थापित किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं राजनीतिक संरचनाओं में, संस्थाओं में, तब हम कहते हैं वी आर मूविंग टुवर्ड्स, और अ नेशन इज मूविंग टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, है ना। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट इसकी बात की स्थिति आती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये बातें आज यहाँ तक की हम करेंगे, अभी तक की जो हमने किया है। दिस इज टुडेज लेक्चर, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे व्हाट इज हाउ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, और राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं, इसके बारे में भी आपसे वार्ता करेंगे, है ना। तो इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, for sitting, for listening to me so patiently, and we meet very soon in the next lecture. Thank you very much.